हेलो दोस्तों, मैं अक्षय आप सबका स्वागत करता हूँ आप सबके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग गुरु पे। जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के बारे में। जैसे वीडियो की थंबनेल में मैंने लिखा ही हूँ कि आज वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर एग्जाम्पल समझेंगे और कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। देखिए, एमसीक्यू पे ऊपर ही बेस ये वीडियो है, लेकिन कभी भी कोई भी एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले हमें उसका कॉन्सेप्ट पता होना ज़रूरी होता है। इसलिए सबसे पहले मैं आपको क्या समझाऊंगा, इस इन्वेस्टमेंट चैप्टर का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, जिससे कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके समझ में आ जाएंगे। मैं यहाँ इस पेज का यूज़ करूँगा आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। तो समझिए, इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है सिंपल वर्ड्स में। तो अगर हम किसी को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट यानी क्या, तो बोलता है सिंपल, अगर मैं कहीं पैसा लगाता हूँ तो वो क्या होता है, बोलता है मेरी इन्वेस्टमेंट होता है। तो बात बिल्कुल सही है। कहीं किसी कंपनी के शेयर खरीद लेना, किसी कंपनी के डिबेंचर खरीद लेना, या किसी कंपनी के बॉन्ड्स खरीद लेना, ठीक है, या कहीं बैंक में एफडी करवा देना, ये सब चीज़ें क्या है, हमारी इन्वेस्टमेंट है। बट हम कंपनी प्रोस्पेक्टिव जाएंगे क्योंकि हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। तो कंपनी में शेयर्स खरीदना, डिबेंचर खरीदना, बॉन्ड्स खरीदना, ये क्या है, हमारा इन्वेस्टमेंट है। और आपको पता है कि अगर अकाउंटिंग में कोई चीज़ आती है, जैसे इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है, तो उसके लिए एक आधा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है जिसे हम एएस बुलाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, 13 है। इसके लिए क्या है, हमारे पास 13 है। ये बात आप मत भूलना। दूसरी चीज़, इन्वेस्टमेंट को हम दो भागों में बांट देते हैं, इसके दो पार्ट्स बनाते हैं। एक होता है हमारा करंट इन्वेस्टमेंट और एक होता है हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर कोई इन्वेस्टमेंट हम लेस देन 1 ईयर के लिए रखते हैं, 1 साल के लिए किसके लिए रखते हैं, कम के लिए रखते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, करंट इन्वेस्टमेंट। और कोई इन्वेस्टमेंट अगर हम 1 साल से ज़्यादा के लिए रखते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये बात आपको याद रखनी है। करंट इन्वेस्टमेंट को हमेशा कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, विच एवर इज़ लोअर, जो छोटा होगा ना उसके ऊपर क्या करेंगे, हम लिख देंगे। करंट इन्वेस्टमेंट को हमेशा कॉस्ट और जो हमारी मार्केट वैल्यू होंगी उसके लोअर पर हम लिख देंगे। मान के चलिए इसकी कॉस्ट है 100 रुपये और मार्केट वैल्यू कितनी है, 120 है। तो जब अकाउंटिंग करेंगे ना, तो हम 100 भी नहीं लेंगे ना हम 120 लेंगे, हम इन दोनों में चेक करेंगे कि छोटा कौन सा है। तो हमारे पास छोटा कितना है, 100 है। तो हम अकाउंटिंग के समय ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू आएंगी, कॉस्ट आएंगे, वो कितने रुपये आएंगे, 100 रुपये आएंगे। और लॉन्ग टर्म के केस में क्या होता है, तो लॉन्ग टर्म में हमेशा हम इसे कॉस्ट के ऊपर क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ये बात आप याद रखना कि जब अकाउंटिंग होंगी तो वो कॉस्ट बेसिस पे होती है, और शॉर्ट टर्म में कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच और लोअर पर होती है कैलकुलेशन। ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। और भी आप कुछ कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। एक कॉन्सेप्ट होता है, हम दो चीज़ें कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट को, या तो हम परचेस करते हैं, या जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट होता है उसको हम क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो जब भी हम परचेस करते हैं तो हर एक चीज़ की एक क्या होती है, परचेस प्राइस होती है। क्या होती है, एक परचेस प्राइस होती है। तो वो अगर परचेस प्राइस एक्चुअली कितने में ख़रीदे हैं, तो वो पता करने के लिए हम सबसे पहले परचेस प्राइस लेंगे। और हम या ख़रीदते समय बहुत सारी चीज़ों का पेमेंट करते हैं, जैसे ब्रोकरेज का पेमेंट कर देते हैं हम, कभी कभी हम स्टैम्प ड्यूटी भी लग जाती है हमारे पास, यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी भी आ जाती है। पर स्टैम्प ड्यूटी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का पार्ट बन जाती है, ठीक है। शॉर्ट टर्म में ब्रोकरेज आता है। और ये जो ब्रोकरेज जो लगता है ना, वो एक्चुअली अगर देखा जाए तो वो ट्रांजेक्शन वैल्यू का लगता है। किसका लगता है, ट्रांजेक्शन वैल्यू का। लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटी इसे ट्रांजेक्शन वैल्यू पे कैलकुलेट ना करते हुए किसके ऊपर कैलकुलेट करती है, फेस वैल्यू पर। किसके ऊपर कैलकुलेट करती है, फेस वैल्यू पे। तो ये जो भी प्लस होता है, तो ये जो प्राइस आती है ना, इसे बुलाते हैं हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हाँ, ये हो गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल। लेकिन एक और बात याद रखना, ये पूरा कैलकुलेशन है ना, इसमें एक चीज़ और भी आती है। हमें आपको पता है कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट है, तो उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें एक रिटर्न भी मिलता है। क्या मिलता है, हमें रिटर्न मिलता है। अब रिटर्न कैसे, तो शेयर्स के ऊपर जो रिटर्न मिलता है ना, उसे हम बुलाते हैं डिविडेंड। क्या बुलाते हैं अपन, डिविडेंड। और जो जैसे हमारे डिबेंचर हो गया, हमारे बॉन्ड्स हो गए, हमारे सिक्योरिटीज़ हो गई, उसके ऊपर जो मिलता है ना रिटर्न, उसको क्या बुलाते हैं अपन, इंटरेस्ट बुलाते हैं। ये बात याद रखिएगा। तो एक और ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है।
ये हमारा कैपिटल कॉस्ट बन गया। लेकिन इस कैपिटल कॉस्ट में याद रखना कि इंटरेस्ट के भी हम थोड़ा सा एक काम करेंगे इसमें। फ़िलहाल आप जब परचेस प्राइस निकालते हैं तो हम परचेस प्राइस में ब्रोकरेज पर कर देते हैं, कस्टम ड्यूटी प्लस कर देते हैं, या सॉरी स्टैम्प ड्यूटी प्लस कर देते हैं, तो हमारी क्या आती है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल आ जाता है। नॉर्मली रियल लाइफ में ब्रोकरेज ट्रांजेक्शन वैल्यू का निकलते हैं, लेकिन अगर जब भी हम बुक में अकाउंटिंग कोई करेंगे एक्चुअल में, तो किस वैल्यू पे कराएंगे, फेस वैल्यू पर ही हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अपना ब्रोकरेज कैलकुलेट करेंगे। ये बात आप याद रखनी पड़ेंगी आपको। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट लिख लीजिएगा। अगर हम सिक्योरिटीज़ को सेल करते हैं तो सबसे पहले हम लेंगे सेलिंग प्राइस। क्या लेंगे, सेलिंग प्राइस। इसमें से माइनस कर देंगे ब्रोकरेज। क्या माइनस कर देंगे, ब्रोकरेज। जितना ब्रोकरेज हमसे काटा है सेल करते समय वो सब क्या कर देना है यहाँ पे, माइनस। कोई स्टैम्प ड्यूटी भी अगर कटी होंगी ना, उसको भी आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो ये चीज़ यहाँ पे आ जाएंगी, तो ये बन जाएंगे आपकी सेलिंग प्राइस। क्या बन जाती है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो अभी आपको मुझे इंटरेस्ट का एक कॉमन कॉन्सेप्ट सिखाना है। मतलब आपको इतनी बात समझ में आ गई कि जब हम इन्वेस्टमेंट में कुछ खरीदते हैं तो हम ब्रोकरेज परचेज के समय प्लस होता है और स्टैम्प ड्यूटी प्लस होती है, लेकिन सेल के समय ये उल्टा होता है। सेल के समय ब्रोकरेज माइनस होता है और स्टैम्प ड्यूटी भी क्या होती है, माइनस होती है, और जो भी आती है वो हमारी सेलिंग प्राइस बनती है। एक और कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आता है। एक होता है कम इंटरेस्ट। क्या होता है, एक कम इंटरेस्ट। एक होता है हमारा कौन सा, एक्स इंटरेस्ट। तो एक कम इंटरेस्ट क्या होता है और एक्स इंटरेस्ट क्या होता है। कम इंटरेस्ट मतलब आपको इंक्लूडेड, मतलब इन्वेस्टमेंट को जो बेचा जाएगा या सेल किया जाएगा ना, इंक्लूडेड किसके साथ बेचा और सेल किया जाएगा, इंटरेस्ट के साथ। इसलिए कम इंटरेस्ट को हमारी उस सेलिंग प्राइस से या कॉस्ट ऑफ कैपिटल से जो आया था परचेस और सेल के समय, उसमें से कम इंटरेस्ट को क्या करते हैं अपन, माइनस करेंगे। और एक्स इंटरेस्ट को जो होता है ना, वो एडिशनल पे होता है। क्या होता है, ये एडिशनल प्ले होता है, मतलब पे होता है, आपको अलग से दिया जाता है। तो ये बात आपको याद रखना है, कम इंटरेस्ट उसी परचेज और सेल करने के साथ दिया जाता है, इसलिए उस सेलिंग प्राइस या कॉस्ट ऑफ कैपिटल में से क्या करना पड़ता है, कम इंटरेस्ट को माइनस करना पड़ता है। और एक्स इंटरेस्ट जो होता है ना, वो एडिशनल में पे होता है, इसलिए इसको माइनस नहीं करना पड़ता, बल्कि क्या करना पड़ता है, अलग से देना पड़ता है। तो ये बात थी, ये हमारा कॉन्सेप्ट था। अगर इसी कॉन्सेप्ट को आपने अच्छे से समझी होगी ना, तो आपको एमसीक्यू बनाने में बहुत सारी क्या होने वाली है, हेल्प होने वाली है, मेरी गारंटी है। बस इतनी बात को आपको याद रखना है, और हम अभी ज़्यादा टाइम नहीं गवाएंगे। हमारे पास कुछ 50 एमसीक्यू है रेडी, हम इन 50 एमसीक्यू को क्या करेंगे, फास्टली सॉल्व करेंगे। और आई होप सो इन्हीं में से आपके पेपर में एमसीक्यू आ भी जाए। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, बोलता है द इन्वेस्टमेंट इंटेंड टू हेल्ड फॉर लेस दैन मंथ इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एज पर AS13 का होता है बोला। तब इसने लेस देन बोला है, लेस देन कितने महीने का, अगर 12 महीने से कम, मतलब 1 साल से कम है, उसे हम क्या बुलाते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट बुलाते हैं। मतलब ये क्वेश्चन इससे बना था। यहाँ आएगा 12 और यहाँ पे आएगा हमारा करंट इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ज़्यादा। अगर यार लेस देन ना होके क्या होता, मोर देन होता, और यह 12 होता, मोर देन 12 होता, मतलब 12 मंथ्स होता, तब यहाँ पे आता हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। क्या आता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। मतलब उस समय हमारा आंसर क्या हो जाता, ऑप्शन नंबर सी। अगर क्या रहता यहाँ पे, लेस देन की जगह क्या रहता, मोर देन रहता। देखिए, एक एमसीक्यू के साथ एक और एमसीक्यू बनता है, उस एमसीक्यू को समझना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट बोलता है द कैरिंग अमाउंट ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट इज शोन। जो करंट इन्वेस्टमेंट होता है उसकी कैरिंग अमाउंट, मतलब बैलेंस जब ट्रांसफर करते हैं तो कौन सी इस पे करते हैं, तो मैंने आपको बताया ही था विच एवर इज लोअर पर। किस में लोअर, तो कॉस्ट एंड मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर पर हम क्या करते हैं, इसको ट्रांसफर करते, उस बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करते। तो ये बात हो गई हमारी। एक और देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट से लेके क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे, द इंटरेस्ट ड्यू अप टू द डेट ऑफ परचेज is to be segregated from the total price of investment if prices। तो बोलता है कि इंटरेस्ट को सेग्रीगेट किया जाता है, किससे, मतलब अलग निकाला जाता है, किससे, टोटल प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट में से। तो आप मुझे बताओ, प्राइस में से कौन से, परचेस प्राइस में से कौन सा इंटरेस्ट माइनस होता है, सेग्रीगेट होता है, तो वो हमारा कम इंटरेस्ट होता है, जिसको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। इफ़ प्राइस इज़ कम इंटरेस्ट जो होगा ना, वो किसके साथ होगा, कम इंटरेस्ट के साथ होगा, तो वो वाला कम इंटरेस्ट क्या करना पड़ता है, हमें माइनस करना पड़ता है। नेक्स्ट बोलता है द इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज टू बी कैलकुलेट
ऑन, जो इंटरेस्ट होता है वो कैलकुलेट किसके ऊपर होता है, तो जैसे मैंने बोला एज पर कि जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो हमारा किसके ऊपर होगा, फेस वैल्यू के ऊपर। हमेशा याद रखना इंटरेस्ट किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, हमारा फेस वैल्यू पे। इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं, तो ये बात याद रखना है। कॉन्सेप्ट में भी आया था कि इंटरेस्ट कौन से वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, तो वो फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट हमारा क्या होता है, कैलकुलेट होता है। सो हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट, ये बोलता है हमें कि AS13 प्रोवाइड द अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन, किसके साथ साथ डील करता है, तो ये करता है शेयर्स एंड डिबेंचर के साथ। जैसे मैंने बोला ना AS13 जो है वो शेयर्स और डिबेंचर के साथ क्या करता है, डील करता है। सो ये आ गया। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्लूड परचेज प्राइस। जैसे देखिए आप मुझे बताए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, या जिसे मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल वर्ड यूज़ किया था, उसमें परचेज प्राइस प्लस क्या करते हैं हम, कुछ एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। जैसे ब्रोकरेज प्लस कर दिया था मैंने, स्टैम्प ड्यूटी प्लस कर दिया था, तो ये सब चीज़ें क्या होते हैं, प्लस होते जाते हैं इसमें, तो एक्सपेंसेस प्लस करते हैं। द ब्रोकरेज एंड स्टैम्प ड्यूटी पेड एट द टाइम ऑफ परचेज, उसे क्या करते हैं, जब हम खरीदते समय ब्रोकरेज और स्टैम्प ड्यूटी देते हैं उस समय उसे क्या करते हैं अपन, प्लस करते हैं। क्या करते हैं, प्लस करते हैं, ठीक है, एट टू कॉस्ट करते हैं। बट अगर ब्रोकरेज और स्टैम्प ड्यूटी एट द टाइम ऑफ सेल पूछता है तो क्या बोलते हैं आप, अगर सेल के समय पूछता है तो उस समय हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। देखिए जो मैंने पढ़ाया कॉन्सेप्ट में उसी से कितने सारे क्वेश्चन आ गए, इसलिए मैं बोलता हूँ कि कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कॉन्सेप्ट आता है तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। आगे देखते हैं, बोलता है द ब्रोकरेज इज कैलकुलेट ऑन द प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला कि ब्रोकरेज नॉर्मली बुक के हिसाब से देखा जाए तो वो फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, लेकिन रियल लाइफ में एक पेपर ट्रांजेक्शन होता है वो कैलकुलेट होता है आपके ट्रांजेक्शन वैल्यू पर, या ट्रांजेक्शन की प्राइस के ऊपर ब्रोकरेज क्या होता है, कैलकुलेट होता है। आगे देखते हैं, द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी असर्टेन एज पर AS13। जैसे अगर किसी भी कॉस्ट ऑफ सोल्ड निकालना है हमें इन्वेस्टमेंट की, तो उसके लिए जो हम मेथड यूज़ करते हैं ना, उस मेथड को बुलाते हैं अपन वेटेज एवरेज मेथड। क्या बुलाते हैं उसको, वेटेज एवरेज मेथड। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। सो ये हमारे कुछ 9 हो गए, हम आगे बढ़ते हैं। और आगे आया बोलता है द प्रीमियम रिसीव्ड, प्रीमियम मतलब एक प्रॉफिट रिसीव हुआ ऑन द सेल, एक्चुअली प्रीमियम ही रिसीव हुआ है ऑन सेल ऑफ राइट इशू। अगर राइट इशू को सेल करते समय अगर हमें प्रीमियम मिलता है तो सिंपल बात है, प्रीमियम हमारी क्या होती है, इनकम होती है, और उसे कहाँ लिखा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। बोलता है इन केस ऑफ इंटरेस्ट ड्यू अप टू द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन इज पेएबल एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा में जो पेड होता है वो कौन सा इंटरेस्ट होता है हमारा, तो वो हमारा होता है कौन सा, एक्स इंटरेस्ट। अब फिलहाल तो हमारे पास एक्स इंटरेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बोलता है द नंबर ऑफ द रिसिप्ट ऑफ बोनस शेयर इज शोन इन द कॉलम। अगर आपको बोनस शेयर मिलते हैं तो कौन से कॉलम में शो होंगे, कॉस्ट प्राइस में तो शो मतलब शो नहीं होंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स में नहीं होंगे क्योंकि तो शेयर्स है, तो कहाँ शो होंगे, नंबर ऑफ शेयर्स में क्या हो जाएंगे, ये दिखाए जाएंगे कि इतना हमें क्या मिला है, बोनस मिला है। जब इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं ना तो हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट में 3 कॉलम मेंटेन करते हैं। क्या मेंटेन करते हैं, एक फेस वैल्यू का कॉलम मेंटेन करते हैं हम, जिसे ही हम बोलेंगे नंबर ऑफ शेयर का कॉलम आप बोल सकते हो, एक हमारा इंटरेस्ट का कॉलम होता है, और एक हमारा कॉस्ट का कॉलम होता है। ऐसे 3 कॉलम में हम क्या करते हैं कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो द इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन द कॉलम। देखिए अगला क्वेश्चन भी आ गया कि कितने कॉलम में बनाते हैं करके, तो सिंपल आपको मैंने अभी जो बताया कितने कॉलम में बनाते हैं हम, 3 कॉलम में इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या करते हैं, बनाते हैं। आगे लिखा है द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ डिबेंचर एंड अमाउंट रिसीव्ड ऑन द रिडम्पशन। मतलब जितने में मैंने खरीदा और जितने में मैंने बेचा, ठीक है, उसका जो डिफरेंस होगा वो कहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो सिंपल बात है, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। अगर मैंने 100 में ख़रीदा और 120 में बेच दिया, रिडम्पशन कर दिया, ठीक है, तो 120 में बेचा मतलब ख़रीदा 20 में और बेचा 20 मतलब 20 में, तो एक केस हो गया मतलब 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। एक उल्टा केस हो सकता है, 120 में खरीद लिया, 100 में बेच दिया, रिडम्पशन कर दिया। सो अब इन दोनों केस में एक बैलेंस अमाउंट बचती है, वो होती है +2 तो कभी -2। मतलब कभी मुझे 20 रुपये ज़्यादा के मिलते तो कभी मुझे 20 रुपये कम के मिलते। इस समय में जो भी ट्रांसफ़र होगा ना, जो बचा हुआ डिफरेंस होगा ना, वो जो ट्रांसफ़र होता है वो कौन से अकाउंट में होता है, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या होता है हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये आपके पास यहाँ शो हो रहा है, ये कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे अपन, प्रॉफिट एंड लॉस में। बोलता है इन्वेस्टमेंट
अकाउंट इज डेबिटेड फॉर, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कब करते हैं? तो आपको यह बता दूं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट तब करते हैं जब आपको प्रॉफिट हो, कब? ऑन द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। और लॉस के समय में, लॉस के समय में ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट ना करते हुए हम उसकी जगह क्या करते हैं, हम उसमें क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं इस समय? क्रेडिट करते हैं। अगर लॉस हुआ तो क्रेडिट, प्रॉफिट हुआ तो क्या होता है? डेबिट होता है। आगे बोलता है डिविडेंड रिसीव्ड फॉर प्री इक्विजिशन पीरियड इज क्रेडिटेड। अगर आपको डिविडेंड रिसीव होता है प्री इक्विजिशन में, मतलब एक्विजिशन के पहले में, तब कौन से अकाउंट को ट्रांसफ़र किया जाता है? तो ये आपको याद रखनी पड़ेंगी, कुछ बेसिक बातें हैं। ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास बोलता है द बैलेंस इन इंटरेस्ट कॉलम इन इन्वेस्टमेंट अकाउंट ट्रांसफ़र। बेटा आप याद रखना, इंटरेस्ट का जो बैलेंस होगा वो हमेशा किस अकाउंट को ट्रांसफ़र किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या किया जाता है? ट्रांसफ़र किया जाता है। एक्स इंटरेस्ट प्राइस जो प्राइस में इंक्लूड होता है, क्या इंक्लूड होता है? तो कॉस्ट ओनली। क्या इंक्लूड होता है? प्राइस इंक्लूड में क्या होता है? कॉस्ट वैल्यू क्या होती है? इंक्लूड होती है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 19 में जाते हैं हम। तो लिखा है द वैल्यू ऑफ द शेयर अलॉटेड ऑन कन्वर्जन ऑफ द डिबेंचर इज कॉल्ड। अगर वैल्यू ऑफ शेयर अलॉटेड इन कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर, मतलब आपने क्या किए, शेयर्स को अलॉट किए किसके बदले में? कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर में। तो उस समय कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, ये पूछा है। तो देखिए, जब आप क्या कर रहे हो, डिबेंचर को शेयर में कन्वर्ट कर रहे हो। किसको कर रहे हो? डिबेंचर को शेयर में कन्वर्ट कर रहे हो। तो सिंपल है, अलॉट किया अपने शेयर्स, और किसके बदले किए? डिबेंचर के बदले में। तो जो अकाउंट क्रेडिट होगा ना, वो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? डिबेंचर अकाउंट। क्या क्रेडिट होगा? डिबेंचर अकाउंट, क्योंकि डिबेंचर अपने पास से जा रहा है। ठीक है, ये बात आप याद रखना। कन्वर्जन किसका हुआ? डिबेंचर का। तो इसकी एंट्री होती है शेयर अकाउंट डेबिट टू द डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, जब इसका क्या होता है? कन्वर्जन। तो क्रेडिट कौन हुआ? डिबेंचर्स क्रेडिटेड इन अकाउंट। तो जो डिबेंचर्स अगर कन्वर्जन क्रेडिट इन अकाउंट, कौन से इसमें होता है? ये डिबेंचर अकाउंट में हो जाते हैं। आगे लिखा है द राइट शेयर्स आर शोन इन द इन्वेस्टमेंट ओनली व्हेन राइट इज। जब राइट शेयर को इन्वेस्टमेंट अकाउंट में शो करते हैं ओनली जब वो राइट्स क्या हो जाते हैं हमारे, या तो एक्सरसाइज्ड हो जाए या तो एक्सेप्ट हो जाए। जब ये हो जाएगा तभी उसे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्या किया जाता है? शो किया जाता है। नेक्स्ट पूछा है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्लूड परचेज प्राइस। परचेज प्राइस के साथ साथ क्या प्लस होता है? तो उसके साथ हमारी, जब भी हम परचेज प्राइस आता है तो उसमें हम स्टैम्प ड्यूटी भी प्लस करते हो, ब्रोकरेज भी प्लस करते हैं। ठीक है, और परचेज प्राइस तो ऑलरेडी प्लस होती है, और यहाँ नन ऑफ द अबाव लिखा है। देखिए, अब ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि अब यहाँ के ऑप्शन जो है ना वो बहुत अलग से है। तो आपको याद रखना है कि आपको बेस्ट एंड बेस्ट ऑप्शन क्या करना है? चूज़ करना है। तो इसमें नॉर्मली हर क्वेश्चन में स्टैम्प ड्यूटी नहीं आती, बट ब्रोकरेज हर एक क्वेश्चन में क्या होता है? प्लस होता है। और हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है ऑल ऑफ द अबाउट ट्रिक करने का। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? ब्रोकरेज होगा, कि हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जब भी करते हैं उसमें हम परचेज में क्या प्लस करते हैं? हमारा ब्रोकरेज प्लस कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है? इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेट ऑन द सिक्योरिटीज़। आपको मैंने पहले ही बताया, इंटरेस्ट जो हमेशा कैलकुलेट होता है वो कौन से वैल्यू पे कैलकुलेट होता है? आपके फेस वैल्यू के ऊपर क्या होता है? कैलकुलेट होता है। सो ये हमारे कुछ 22 क्वेश्चंस हो गए। हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, ये है इंटरेस्ट पेड टू द होल्डर ऑन ड्यू डेट इन रिस्पेक्टिव ऑफ। जो भी इंटरेस्ट पेड होता है होल्डर को ड्यू डेट में इन रिस्पेक्टिव ऑफ, तो जितनी उसके पास एक्चुअल पीरियड ऑफ होल्डिंग रहेंगी, जितने टाइम तक वो क्या रहेगा? एक्चुअल पीरियड ऑफ होल्डिंग मतलब जितने टाइम तक वो शेयर उसके पास रहेंगे, उसके हिसाब से हम उसको क्या करते हैं? इंटरेस्ट पे करते हैं। तो एक्चुअल पीरियड ऑफ होल्डिंग मैटर करता है। अगर किसी के पास 3 महीने के लिए शेयर है तो हम उसे 3 महीने का इंटरेस्ट देंगे, किसी के पास 4 महीने के लिए दे तो उसके पास 4 महीने के हिसाब से। मतलब जो इंटरेस्ट पे टू द होल्डर होता है इन रिस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल पीरियड ऑफ होल्डिंग, मतलब जितने समय तक उसके पास होते हैं उसके हिसाब से क्या किया जाता है? उसको इंटरेस्ट पेड किया जाता है। डिविडेंड ऑन शेयर अक्योर्स ऑन द डेट ऑफ। तो जो डिविडेंड जो अक्योर्ड होता है ना, वो होता है डिक्लेरेशन डेट पर। किस डेट पे होता है? डिक्लेरेशन डेट पर। ठीक है, ये बात आप याद रखना। नेक्स्ट क्या है? बोलता है डिविडेंड इज पेड टू द होल्डर ऑफ द शेयर ऑन द डेट ऑफ इन रिस्पेक्टिव इज एक्चुअल पीरियड ऑफ होल्डिंग। तो जो डिविडेंड पेड होता है ना होल्डर को, तो वो होता है
आपके बुक के क्लोजर्स के दिन, किसके दिन होता है, बुक के क्लोजर के दिन एक्चुअल पीरियड ऑफ होल्डिंग के लिए, मतलब जिस दिन बुक्स के क्लोजर होते हैं, मतलब जिस दिन बुक्स ख़त्म पूरी कंप्लीट की जाती है 31 मार्च को, उस दिन क्या होता है, इसका डेट ऑफ होल्डिंग जितनी भी होती है, मतलब जैसे 31 मार्च को जितने भी शेयर्स होंगे उन शेयर्स के हिसाब से ही उसको क्या पेड किया जाएगा, डिविडेंड पेड किया जाएगा। यहाँ पे एक्चुअल पीरियड को दिखा जाता है, इंटरेस्ट पेड के समय एक्चुअल कितने टाइम तक वो था उसके पास वो देखते हैं, और यहाँ पे एक्चुअल कितने टाइम तक था वो तो देखते ही है, लेकिन जो पेमेंट होता है ना डिविडेंड का वो होता है 31 मार्च को। मतलब एक्चुअली डिक्लेरेशन डेट अलग अलग होती है, पर बुक क्लोजर के दिन हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। डिविडेंड इज पेड टू द होल्डर ऑफ द शेयर्स ऑन द डेट ऑफ, कौन सा होता है, डेट ऑफ बुक क्लोजर इन रेस्पेक्ट ऑफ द एक्चुअल पीरियड ऑफ होल्डिंग। मतलब यहाँ आंसर क्या बनने वाला है हमारा, बुक क्लोजर आंसर बनने वाला है। नेक्स्ट बोलता है जो इक्विटी शेयर है इज इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज। तो इक्विटी शेयर में हम बस फ्लैक्चुएशन का पैसा कमाते हैं, किसका पैसा कमाते हैं, फ्लैक्चुएशन का। जैसे एक शेयर की प्राइस मान के चलो मैंने 100 रुपये में खरीदा और मैंने 200 में बेच दिया, मतलब मैंने 100 रुपये का पर शेयर क्या कमाया, प्रॉफिट कमाया। तो ये फ्लक्चुएशन का पैसा कमाया, काय का पैसा कमाया मैंने, फ्लक्चुएशन का। तो ये फ्लक्चुएशन से क्या होती है, हमारे पास बियरिंग सिक्योरिटी होती है, इसे हम फ्लक्चुएशन से हम इनकम कमाते हैं। एक और बार वापस वही क्वेश्चन पूछा है, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन ऑफ द सिक्योरिटी। तो कौन से वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं हम, उसके फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं। देखो 3 बार क्वेश्चन आया है, आई एम एग्री हूँ, लेकिन तीनों बार पूछने का तरीका क्या है, क्वेश्चन का अलग है। तो इस बात को आपको समझ के चलना है कि पूछने का तरीका क्या होता है, क्वेश्चन का अलग होता है, जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। सेम क्वेश्चन आपको बार बार अलग अलग तरीके से घुमा के पूछ सकता है। आगे हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोलता है AS 13 जो है ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट और लॉस इज कैलकुलेट बाय डिडक्टिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम सेल। तो इसका जो आंसर बनता है वो आपका होता है वेटेज एवरेज कॉस्ट। क्या होता है, वेटेज एवरेज कॉस्ट। जैसे इसके पहले भी बोला, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट जब भी होगा उस समय आपको बस इतनी बात याद रखनी है कि जो कैलकुलेशन होता है ना वो किस बेसिस पे होता है, वेटेज एवरेज कॉस्ट बेसिस पे क्या होता है। नेक्स्ट है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर प्रॉफिट हुआ है आपको तो कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। अगर कोई भी प्रॉफिट होता है तो हम नॉर्मली कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। नेक्स्ट बोलता है करंट इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट कॉस्ट मार्केट वैल्यू विच इज लोअर मतलब लेस के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो करंट इन्वेस्टमेंट होती है कॉस्ट और मार्केट वैल्यू इन दोनों में से छोटे पर क्या होता है, कैलकुलेट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे सेल प्रोसीड ऑफ राइट शेयर्स इज क्रेडिटेड। तो जो सेल प्रोसीड होती है किसकी, राइट शेयर की, उसको ना हम जो लिखते हैं वो हमारे कौन से बेसिस पे लिखते हैं हम, जस्ट आप इसका आंसर जस्ट सोचिए और मुझे बताइए। सेल प्रोसीड ऑफ द राइट इशू। तब तक मैं 1 मिनट के लिए पॉज ले लेता हूँ। चलिए वापस स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। इस क्वेश्चन का आंसर आपने ढूंढ लिए होंगे आई थिंक। तो जो सेल प्रोसीड होती है ऑफ द राइट शेयर, तो वो हमारे PL अकाउंट में क्या होता है, क्रेडिट होता है। क्योंकि जब हम सेल करते हैं राइट शेयर का तो हमें एक इनकम जनरेट होती है, इसलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होती है, क्रेडिट हो जाती है। आगे हम बढ़ते हैं। कंसेशनल रेट पे हम राइट शेयर को बेच देते हैं, वो उससे क्वेश्चन बना था। आगे हमारे पास पूछा है कि इन द केस ऑफ द कम इंटरेस्ट प्राइस, in the case of कम इंटरेस्ट प्राइस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन कम इंटरेस्ट प्राइस इज लेस। क्या किससे माइनस की जाती है, ये बोलता है। तो हम माइनस करते हैं इंटरेस्ट फॉर एक्सपायर पीरियड, जितना टाइम हो चुका है उतनी प्राइस को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं कम इंटरेस्ट की प्राइस में से। लेस इंटरेस्ट फॉर एक्सपायर्ड पीरियड, जितना टाइम हो चुका है उससे। नेक्स्ट हमारे पास आया है ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर। क्या बोल रहा है, ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर द इक्विटी शेयर्स अकाउंट इज क्रेडिटेड। तो अगर मैं इक्विटी शेयर को अगर मैं बेचता हूँ तो हम कौन सा अकाउंट क्रेडिट करते हैं, तो हम क्रेडिट करते हैं नेट सेल प्रोसीड अकाउंट। क्या करते हैं अपन, क्रेडिट करते हैं, बाय क्रेडिट हो जाता है, ये इज क्रेडिटेड बाय नेट सेल प्रोसीड।
नेक्स्ट है हमारे पास शेयर्स रिसीव्ड इंक्रीज नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर हेल्ड। तो अब बोलता है शेयर की नॉमिनल वैल्यू इंक्रीज कब होती है, किस केस में होती है। तो आपको याद रखना है कि जब भी बोनस इशू होता है ना, तो वह शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जितने नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। इन्वेस्टमेंट इंटेंड टू हेल्ड फॉर 12 लेस देन 12 मंथ। तो आपको पता है 12 मंथ से कम वाला कौन सा होता है, हमारा करंट इन्वेस्टमेंट होता है। फिक्स रिटर्न बियरिंग इन्वेस्टमेंट, जहाँ फिक्स रिटर्न मिलता है, तो आपको पता होना चाहिए कि डिबेंचर एक ऐसी चीज़ है उसके ऊपर आपको क्या मिलता है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट से इंटरेस्ट मिलता है। सो हम चलते हैं हमारे इस आंसर के तरफ। तो वो हमारा क्या है, डिबेंचर, जहाँ फिक्स रेट से मिलता है इंटरेस्ट। द रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट आर स्पेसिफिक इन एएस। एएस कौन सा है हमारा, तो एएस 13 है हमारे पास। नेक्स्ट बोलता है राइट शेयर आर ऑफर्ड इन द रेशियो। जो राइट शेयर मिलते हैं ना, वो किस रेशियो में मिलते हैं, तो जितने शेयर्स आपके पास है, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड, उसके हिसाब से क्या मिलते हैं आपको, राइट शेयर। जैसे मान के चलिए 2 शेयर के बदले में 1 राइट शेयर मिला, मतलब अगर आपके पास 100 शेयर होंगे तो आपको और एडिशनल में राइट शेयर कितने मिलेंगे, 50। मतलब ये जो 50 मिले वो किसके हिसाब से मिले, नंबर ऑफ शेयर हेल्ड, आपके पास कितने शेयर थे। अगर आपके पास 1000 शेयर होंगे तो आपको बदले में कितने मिलेंगे, 500। मतलब ये अमाउंट बदल रही है, पर किसके हिसाब से बदल रही है, इसके हिसाब से बदल रही है। तो ये किसके ऊपर ऑफर होते हैं, नंबर ऑफ शेयर जितने हेल्ड होते हैं आपके पास होते हैं, उसके हिसाब से ये कैलकुलेट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आया है कि द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड। ये भी इसके पहले भी क्वेश्चन आया है। एज पर द मेथड, तो आपको पता होना चाहिए वेटेज एवरेज मेथड से क्या हो जाते हैं, सॉल्व होता है, कैलकुलेट करते हैं हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड वेटेज एवरेज के हिसाब से। आगे लिखा है हमारे पास 14 नंबर पर, और यहाँ लिखा है हमारे पास कि द इंटरेस्ट अप टू द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन इज पेड इन एडिशन टू द प्राइस इन केस ऑफ कोटेशन। अब इस क्वेश्चन में बोला है कि इंटरेस्ट जो पेड किया जाता है अप टू द डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन इन एडिशन ऑफ द प्राइस इन केस ऑफ कोटेशन। तो इसके पास आपके पास ऑप्शन है, इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो होगा आपका एडिशन में जो इंटरेस्ट पेड होता है उसे क्या बुलाते हैं। सो आप ही बताइए, जब तब तो मैं स्लाइड चेक करता हूँ, तो एडिशनल में जो पेड होता है वो क्या होता है, हमारा एक्स इंटरेस्ट होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इंटरेस्ट पेड ऑन द बॉन्ड्स इज कैलकुलेटेड ऑन। इंटरेस्ट अगर हम बॉन्ड्स के ऊपर क्या करते हैं, देते हैं, तो वो किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, तो जितने आपके पास क्या रहते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स रहते हैं। अगर 100 बॉन्ड्स होंगे तो 100 के ऊपर कैलकुलेट होगा, 200 होंगे तो 200 पर कैलकुलेट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास द कैरिंग अमाउंट ऑफ द करंट इन्वेस्टमेंट इज शोन एट, मतलब कि करंट कैरिंग अमाउंट, मतलब बैलेंस ट्रांसफर करते हैं करंट इन्वेस्टमेंट का, तो कौन से पर करते हैं, तो बहुत बार आ चुका है, लोअर ऑफ द कॉस्ट एंड मार्केट वैल्यू। इनमें से जो छोटा होगा उसी पर हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ईच साइड ऑफ इन्वेस्टमेंट हैव कॉलम। कितने कॉलम होते हैं, तो हमने पहले ही बात कर चुके हैं हमारे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कितने कॉलम होते हैं, 3 कॉलम होते हैं। तो कैरिंग अमाउंट ऑफ द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये देखिए अभी तक शॉर्ट टर्म अमाउंट इन्वेस्टमेंट के लिए पूछा था, तो मैंने बताया था कि कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, लेकिन लॉन्ग टर्म के केस में सिंपल आंसर होता है हमारा क्या, कॉस्ट। मैंने जो वो बेसिक जब पढ़ाया था ना कॉन्सेप्ट, उसी समय मैं आपको बताया था, तो वही से ये क्या आ गया, एक क्वेश्चन आ गया। सो ये इस तरीके से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो अब हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, हम इनको भी सॉल्व करेंगे, बात को ध्यान से सुनना बस। देखिए 45 नंबर का क्वेश्चन बोलता है 1 जुलाई 2008 को जयश्री परचेस 10 ऑफ इट्स ओन 12% डिबेंचर फॉर ए प्राइस ऑफ 9900। देखिए इसने कितने डिबेंचर खरीदा, तो मैं परचेस प्राइस निकाल लेता हूँ सबसे पहले। तो परचेस प्राइस लिख दिया मैंने, कितने में ख़रीदा इसने, तो परचेस प्राइस इसकी है 990 रुपये, 9090 एक्चुअली 9900 रुपीज़, 9900 रुपये। और कितने ख़रीदा, 10 के हिसाब से मैं तो इसकी फेस वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं, 100 ख़रीदा एक्चुअली, और फेस वैल्यू गिवन नहीं, तो आप कंसिडर करना फेस वैल्यू कितनी है, 100 है, मतलब ये कितना हो गया, 10,000 की इसकी क्या गई, फेस वैल्यू। क्योंकि आपको पता है कि इंटरेस्ट हमेशा किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, फेस वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट होता है। बोलता है इंटरेस्ट पेड ऑन 13 सितंबर
30 सितंबर को मिलता है और 31 मार्च को मिलता है। तो अगर मैं यहाँ टाइम लाइन बनाऊँ, इसने कब किया, जुलाई में ये ख़रीदा है, तो जुलाई के पहले वाला सितंबर तो यहाँ आ जाएगा आपका इंटरेस्ट वाला महीना, और मार्च वाला महीना कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे 31 मार्च। मतलब कितने महीने का इंटरेस्ट मिलेगा इसे, मार्च तो ख़त्म हो गया, अप्रैल मई जून, जून तक कितने महीने का इंटरेस्ट मिल जाएगा इसको, 3 महीने का इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, सो मैं निकाल लेता हूँ 3 महीने का इंटरेस्ट। तो हमारे पास कितनी सिक्योरिटीज़ है, 10,000 कितने परसेंट वाली, 12% वाली, और कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो ये 12 से, जैसे इसका 12% निकालता हूँ मैं, तो ये हो गया 1200 रुपये। कितना हो गया, 1200, और इस 12 से ये 12 कट हो गया, और तो बचा यहाँ पे 100, मतलब कितना आ गया, 300 आ गया। ये तो इंटरेस्ट कितना आ गया, 300 आ गया। अब यहाँ क्वेश्चन में देखो कम इंटरेस्ट है या एक्स इंटरेस्ट है, तो क्वेश्चन ने बोला है कम इंटरेस्ट है। तो मैंने आपको बताया था कि परचेस प्राइस में से कम इंटरेस्ट क्या होगा, माइनस होगा। तो ये क्या कर दो आप, माइनस। तो 9,900 में से 300 रुपये माइनस कर दो, तो कितना आ गया, 9,600 रुपये। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 9,600 रुपये। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। अब इसको एक बार लिख लीजिए अपने पास। सो पॉज करके लिख लेना आप, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक राजश्री है, होल्ड 14% डिबेंचर ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 5,000। कोई एक राजश्री ने फेस वैल्यू इसकी दी है, कितनी है फेस वैल्यू, 5,000 की फेस वैल्यू है। ठीक है, बोलता है इन आरजे लिमिटेड इंटरेस्ट पेएबल, कब कब पेड होता है इसको, 30 जून को होता है और 31 दिसंबर को होता है। ठीक है, 30 जून को होता है, 31 दिसंबर को होता है। द डिबेंचर वेयर परचेज, 1 जुलाई को डिबेंचर खरीदा है 2017 में। अकाउंट्स क्लोज कब होते हैं, 31 मार्च को होते हैं। तो बोलता है द अक्योर्ड इंटरेस्ट ऑन 31 मार्च, अक्योर्ड इंटरेस्ट निकालना है आपको, कब के लिए, 31 मार्च के लिए। तो सिंपल बात है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं जाएगा। हमें कब के लिए निकालना है, 31 मार्च के लिए इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है। और इंटरेस्ट कब कब मिलता है इसको, तो एक मिलता है जून में और एक मिलता है दिसंबर में। कब मिलता है, दिसंबर में। तो यहाँ इसको दिसंबर में मिल चुका होगा। तो कितने सिक्योरिटीज़ हो गई है, मतलब कितने महीने हो गए यहाँ पे आप देख लो, दिसंबर से लेके मार्च तक। तो यहाँ वापस कितने महीने हो गए, 3 महीने। तो 5,000 की फेस वैल्यू है और परसेंटेज का रेट कितना है, 14%। तो 5,000 का 14% हो जाएगा आपका कितना, 700 रुपये। और 700 3 महीने के लिए निकालते हो आप, 3/12। तो अगर आप इसको कैलकुलेटर करते हो तो इसका आंसर आना चाहिए आपके पास 175 रुपये। कितना आ जाएगा, 175 रुपये। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका, ए आ जाएगा। अब मैंने ऐसे जल्दी जल्दी कैसे कर लिया, तो सिंपल बात है, इसका मतलब होता है 1/4। तो आपको पता है 300 का 700 का आधा 350 और 350 का आधा 175। तो कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ी, आप कर सकते हो। आपके पास कैलकुलेटर क्या होता है, अवेलेबल। बस आपको देखना है कि जिस दिन के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं ना, उसके अगले टाइम, मतलब उसके पिछले बार कब उसको इंटरेस्ट मिला है, और उसके हिसाब से क्या देना है, उसको इंटरेस्ट दे देना है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन ये है, बोलता है वाई लिमिटेड परचेज 10,000 शेयर्स। क्या खरीदा इसने, 10,000 शेयर्स खरीदा। कितने के हिसाब से खरीदा, 12 के हिसाब से। तो 10,000 शेयर तो इसने खरीदा है। ठीक है, कितने के हिसाब से, 12 के हिसाब से। मतलब कितना हो गया, 1,20,000 ये हो गया। और ब्रोकरेज पेड किया 2%। ठीक है, 2% का क्या दे देता हूँ इसको मैं, ब्रोकरेज दे देता हूँ। इसका 2% निकाल लेते हैं अपन ट्रांजेक्शन वैल्यू का, तो ऑफ 1,20,000। तो ये कितना आ जाएगा आपका, एक्चुअली ब्रोकरेज निकाल लेते हैं, कितना था, 10,000 और 10 की हिसाब से ख़रीद लिया। ठीक है, तो इसका 2% कितना हो जाएगा, 2,400 रुपये। 2,400 रुपये अगर मैं प्लस कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 1,22,400 रुपये। मतलब टोटल खर्चा कितना आ गया। ब्रोकरेज क्या करेंगे, एक्चुअली ये खरीदा है इसलिए ब्रोकरेज क्या कर देंगे अपन, प्लस कर देंगे। अगर सेल होता तो क्या कर देते, माइनस कर देते। तो एक्चुअली इसने बोला कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना, मतलब एक्चुअली टोटल कितने में खरीदे। तो हमने इसको खरीदे 1,22,400 रुपये में हमने इसको खरीदे। सो दैट द थिंग, ये ऐसा क्वेश्चन था। 48 नंबर पे क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, एक बार इसको सॉल्व करते यही कि क्यों अगले पेज पे जाके हम इसका आंसर क्या कर लेंगे, बस कंफर्म करा लेंगे। इसको मैं हटा देता हूँ, आप लिख लेना इसको, वीडियो पॉज कर लेना या प्रीवियस चले जाना। एक जेट लिमिटेड परचेज 10,000 शेयर ऑफ 10 ईच 10,000 शेयर ऑफ 10 ईच एट 25 पर शेयर ऑफ ए लिमिटेड। देखिए इसने 10,000 शेयर खरीदा है, 10 रुपये का एक था, लेकिन इसने कितने के भाव से खरीदा है, 25 के भाव से खरीदा है। कितने के भाव से खरीदा है, 25 के भाव से। मतलब कितना हो गया, 2,50,000। कितना हो गया ये, 2,50,000। दूसरी चीज़ उसका फेस वैल्यू याद रखना, हाँ 10,000 शेयर और कितने के भाव चल रहा था उसका, 10 का, मतलब वो 1 लाख के होने चाहिए थे। ठीक है, पर इसने कितने के भाव से खरीदा है, 25 के भाव से खरीदा है। मतलब परचेज प्राइस कितनी आ गई, 2.5 लाख रुपये तो आ ही गई। During the 1718, during the year 1718, A Limited offer rights share
इशू 1 फॉर 2 शेयर्स, मतलब 1 फॉर 2 शेयर, मतलब 2 के बदले में कितना शेयर मिलेगा, 1 मिलेगा। और आपको मैंने बोला था जितने शेयर होंगे उसके हिसाब से इसको पैसा मिलता है। तो इसके पास 10,000 शेयर थे और इन 10,000 के शेयर के बदले आपको कितने मिलेंगे अभी, 5,000। कैसे निकाले हमने, तो सिंपल है, 10,000 जो शेयर है वो 2 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू कितनी, जो भी रेशियो होता है उसको क्या कर देते हैं हम, डिवाइड कर देते हैं। जैसे 2 से डिवाइड, 1 से मल्टीप्लाई, कितने शेयर आ गए, 5,000। तो राइट इशू में इसको कितने शेयर मिलने वाले हैं, 5,000 शेयर मिलने वाले हैं। और हर एक शेयर का प्राइस कितना होने वाला बोलता है, 20 रुपीज़। तो 20 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ गया, 1,00,000 रुपये। तो ये ऐसे बन गए, ठीक है। मतलब अब इसके पास कितने शेयर हो गए टोटल मिला के, ये पहले के 2.5 लाख और ये अभी के 1,00,000, टोटल मिला के हो गया 3,50,000। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है, द राइट शेयर वेट सब्सक्राइब, उसको मिल गए, सब्सक्राइब हो गए। द कैरिंग अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, अब कितना अमाउंट बनती है इन्वेस्टमेंट, तो इसको राइट शेयर इशू होने की वजह से इसकी कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी बनेगी, 3,50,000। तो ये देख लेते हैं हमारे ऑप्शन में कहाँ पे है, 3,50,000। सो ये हमारे पास है ऑप्शन नंबर का ए पे, डी पर, 3,50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 ही क्वेश्चन बचे हैं और हम कंटिन्यू वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। सो आप ज़्यादा कुछ नहीं, वीडियो को शेयर कर देना ताकि उन सब नीडी स्टूडेंट तक पहुंच सके जिनको इसकी ज़रूरत है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और कैरीड आउट, आपको पता है लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा किस पे लेंगे, कॉस्ट पे लेंगे, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और कैरीड आउट कॉस्ट या मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर पर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे क्या थे, ये पूरे के पूरे क्वेश्चन थे। आई थिंक आपको ये पूरे के पूरे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हो। और बाकी बस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम बात करेंगे इंश्योरेंस क्लेम वाले चैप्टर के बारे में और सॉल्व करेंगे कुछ और एमसीक्यू। फिर भी अगर आपको कोई ऐसा एमसीक्यू लगता है जिसका आपको आंसर नहीं मिल पा रहा है या आप उसके ऊपर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स के जरिए मुझे ज़रूर बताना, मैं उसके ऊपर एक आधा स्पेसिफिकली वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।